हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 आंसर डिस्कस करने वाले, जिसमें आप लोग के साथ 40 साइंस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम 8 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। और पहले क्या कीजिए, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए और 40 में आप कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक हम लिया हूँ, विद्युत से लिया हूँ। विद्युत और रसायन में अगर बात, केमिस्ट्री में बात करें तो हम लिया हूँ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, चलिए। और उसके बाद 10 क्वेश्चन हम बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, उदासीन रहता है, या पहले ऋण आवेशित होता है उसके बाद धन आवेशित? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 2 यानी धन आवेशित हो जाती है। याद रखिए, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है जब किसी किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पे रहता है कि बाहरी पृष्ठ पे रहता है, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पे रहता है, या सभी सत्य आपको बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। याद रखिएगा, किसी भी आवेश का जो चालक जो होता है का जो संपूर्ण चार्ज जो होता है वह बाहरी पृष्ठ पे होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। कहता है कि दो विद्युत आवेश यानी दो चार्ज है के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम यहाँ पे फॉलो होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। कूलम का नियम क्या होता है? फॉलो होता है। आवेश का मात्रक भी क्या होता है? तो याद रखिए कूलम होता है। ठीक है, चलिए। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। कहता है यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य का जो बल लगता है उसका मान कितना होगा? तो बल जो होता है F इक्वल टू क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर होता है, ये होता है। तो कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस को आधा कर दें, क्या कहता है? आधा कर देंगे, यानी आर का मतलब आधा मतलब 1/2 करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब 1/4 लिखें तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला। इसका मतलब ये हुआ कि उसके मध्य जो विद्युत बल का मान कितना होगा? चौगुना होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो, यानी 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। कहता है समान आवेशों में होता है, समान जब सेम चार्ज होते तो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं? विकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होता है तो उसका अट्रैक्शन होता है, नहीं आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। कहता है जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होता है? कौन सा उस पर चार्ज आ जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का राइट आंसर आपके यहाँ पर ए होगा, यानी ऋण आवेश, यानी निगेटिव चार्ज उस पर क्या हो जाता है? यानी ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, यानी इस पे एबोनाइट छड़ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा 40 में कितने स्कोर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता है वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण यानी किसके ट्रांसफॉर्मेशन के फलस्वरूप होता है? तो याद रखिए, कोई भी जो चार्ज होता है किसके ट्रांसफॉर्मेशन से होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है? कोई चार्ज या तो किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या किसी को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। कहता है आप कार में जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं छूटा हुआ है। कह रहे कि आप कार में जा रहे, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या कीजिएगा? कार की खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, कार की खिड़कियां खोल दीजिएगा, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कार की खिड़कियां बंद कर लें, क्योंकि जो भी उस पे जो चार्ज होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है ना, बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। इसलिए आपको क्या कीजिएगा? कार की खिड़कियां बंद कर लें। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। कहता दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी आवेश की बात करती है, दो आवेश हो गया, अब बीच की दूरी है, तो पूछा जा रहा है कि किसका नियम है, तो याद रखिए कूलम का नियम है। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है, तो उनके बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर विभवांतर हो जाएगा। याद विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा वोल्ट होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। धारा का मात्रा क्या होता है, तो याद रखिए एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है धातु विद्युत के सुचालक होती है, क्योंकि रीजन बताना क्यों सुचालक होता है, तो याद रखिए जितने भी धातु होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनमें मुक्त यानी फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखिए फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। विद्युत चालक आपको बताना है, इसमें कौन है, तो राइट आंसर आपका डी हो जानी चांदी हो जाएगा। ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है, एजी होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि अति चालक का लक्षण आपको बताने, अति जिसको सुपर कंडक्टर बोला जाता है, अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उच्च पारगम्यता, इसका राइट आंसर हो, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं, यानी सेमीकंडक्टर पूछा जा रहा है, किसमें सेमीकंडक्टर कौन नहीं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सेलेनियम सेमीकंडक्टर है, लेकिन आर्सेनिक जो आपका सेमीकंडक्टर जिसका संकेत होता है एस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है ऐसे पदार्थ जिनके समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप या शुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाता है, तो याद रखिए ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि ताप के बढ़ाने पर चालक यानी कंडक्टर की बात किया जा रहा है। ठीक है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, कोई चालक है उसको प्रतिरोध, उसको क्या कहते हैं, ताप को बढ़ाने की बात करें, टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चालकता क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि वैद्युत चालकता उसका क्या हो जाएगा, घट। यानी 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा। अगर जस्ट यहाँ पर क्या होता, अर्धचालक होता, अगर यहाँ पर अर्धचालक होता उसको अगर हम हीट करते तो वहाँ पर प्रतिरोध क्या होता, घट जाता, और विद्युत चालकता क्या हो जाता, बढ़ जाता। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट से मतलब दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में बनते, चालक में और अर्धचालक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसका कोई मतलब नहीं, संस्था होता है कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखा सिंपल से डी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, निम्न होता है यानी कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज जो है विद्युत चालन में किया जाता है। ठीक है, अब सबसे बेस्ट तो होता है सिल्वर, लेकिन ये कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज जो है विद्युत मतलब वायर के रूप में इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी विद्युत धारा की बात किया जा रहा है। विद्युत धारा का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए डी हो जाए, एम्पेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे क्या होते हैं। कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेश यानी दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज, उनके बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं क्या, समान आवेश होगा, समान धारिता होगा, समान प्रतिरोधता होगा या समान विभव होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समान विभव समान पोटेंशियल होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट की बात किया जाए। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग यानी किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी और रेक्टिफायर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इन्वर्टर की बात है तो इन्वर्टर डीसी से क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या, वोल्टेज को घटाना, वोल्टेज को क्या करता है, ये बढ़ाता है या घटाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। कहता है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा किसका सबसे ज़्यादा निर्माण किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट होगा। याद रखिएगा Na2CO3 इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जो साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि आटे में खाने का सोडा मिलाया जाए। जो आटा होता है उसमें खाने का सोडा मिलाया जाए, जिसको बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, तो आपको बताने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी खाने वाले सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या होता है, जिससे क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है, तो खाने वाले सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुक्त करता है, जिससे रोटी क्या होता है, फूल जाता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर, इसी की बात कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात किया जा रहा है, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। पाउडर का क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी1 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है। आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि इसका बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर ए हो, यानी गर्म करने पे विघटित होकर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को क्या करता है, बुझा देते हैं। यहाँ पर कार्बन छूटा हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, आग क्या होता है, बुझ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसके अधिकतम योगदान है, यानी सॉल्टी वाटर में सबसे मेन भूमिका कौन अदा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको आम जिंदगी में हम लोग डेली यूज करते हैं खाने के रूप में। ठीक है ना, चलिए, यानी स्वाद, इसके बिना स्वाद ही नहीं है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा, 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। बताना है कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धोने का सोडा, इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहता है, धोने का सोडा, इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है। खाने का जो नमक है बरसात में उसमें नमी आ जाती है, इसका रीजन बताना है क्यों इस नमी आ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, इसीलिए क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा नमी आ जाता है, थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है, तो नमी आ जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है आयोडीन कृत लवण में होता है। आयोडीन कृत जो लवण होता है उसमें क्या होता है।
तो 28 का राइट आंसर आपका डी यानी पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला यानी फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग जो है फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, यानी ब्लड बैंक की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा, देखिए अब यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन जो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कोशिका भीति होती है। देखिए जो भी क्वेश्चन सब प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, कोशिका भीति होती है, आपको बताने की कोशिका भीति जो है किसमें होता है, जंतु कोशिका में होता है कि पादप कोशिका में होता है कि दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोशिका भीति जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं कोशिका भीति बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं होता है, उसमें क्या होता है कोशिका झिल्ली होता है। याद रखिए कोशिका झिल्ली होता है जंतु कोशिका में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। आपको बताना है कि जो कोशिका झिल्ली होता है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होता है आपको बताना है कि चीज़ का बना होता है। तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, यहाँ पर और होना चाहिए यहाँ पे, और लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, याद है सिर्फ लिपिड है या प्रोटीन का नहीं बल्कि दोनों लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को क्या बोलते हैं। जंतु कोशिका की जिस तरह से पादप कोशिका में सबसे बाहरी को क्या होता था, कोशिका भीति होता था। ठीक है, उसी तरह से जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कोशिका झिल्ली, इसका राइट आंसर हो। याद रखिए कोशिका झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाए। कोशिका झिल्ली जो अभी हमने बताया कोशिका झिल्ली जो होता है वह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि इससे कुछ वस्तु जो इसके आर पार आसानी से जा सकता है। एक होता है पारगम्य होता है, एक क्या होता है पारगम्य होता है जिससे आसानी से आर पार नहीं होता। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली क्या होता है अर्धपारगम्य होता है, और कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो ये पारगम्य होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है केंद्रक में पाए जाने वाले जो गाढ़े जो पेस्ट की तरह जो लिक्विड होते हैं, पेस्ट के फॉर्म यानी गाढ़े द्रव जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। याद है केंद्रक द्रव उसको कहा जाता है क्योंकि केंद्र में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है किस क्रिया द्वारा होता है। आपसे पूछा है किस क्रिया द्वारा ये होता है, तो बताना है इसका राइट आंसर विसरण के द्वारा होता है। याद रखिए विसरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण यानी ऑब्जर्वेशन किस क्रिया द्वारा होता है। तो याद रखिएगा परासरण क्रिया द्वारा होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि क्रोमोसोम के कितने भाग होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रोमोसोम होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो याद रखिए क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं क्रोमोसोम के 3 भाग। एक होता है पेलिकल होता है, एक होता है मैट्रिक्स होता है, और तीसरा होता है क्रोमैटिड्स होता है। याद रखिएगा हमने क्या बोला पेरिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होता है, यानी कितने क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 होगा, अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 होगा। एक बात हमेशा याद, क्रोमोसोम जो हमेशा पेयर में होता है, हमेशा
पेयर में होता है, ठीक है ना। जब भी होगा तो 24, 26, 45, कभी भी 23, 25 इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। हमेशा वो पेयर फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा। चलिए लीजिए आ गया क्वेश्चन उसी तरह का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोम की संख्या नहीं हो सकती। तो अभी हमने बोला क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वह पेयर में होता है। क्या होता है? पेयर यानी जोड़ा में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जोड़ा में होता है यानी पेयर में होता है। तो 46 हो सकता है, 48 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 45 जो है ये पेयर में नहीं है। दिख रहा नहीं, इसको जब पेयर बनाए तो पेयर नहीं बनेगा। तो याद है क्रोमोसोम की संख्या ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि कोशिका भित्ति, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया कि कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सेलुलोज का बना होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है, पारगम्य होता है, चयनात्मक पारगम्य होता है, या इनमें से सभी। तो याद रखिए कोशिका भित्ति जो होता है ये पारगम्य होता है। क्या होता है? ये पारगम्य होता है। अगर यही पूछता आपको कोशिका झिल्ली पूछता तो वह अर्ध पारगम्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 एमसीक्यू डिस्कस किया हूँ जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।